हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मयूरेश सिंह। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मयूरेश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग आईएससी का जो सैम्पल पेपर प्रोवाइड किया गया है फिजिक्स के लिए, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जो कि क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमको ये समझ में आएगा कि हमारा एग्जाम में किस तरह का पेपर आने वाला है। ठीक है, हाँ, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट के बारे में बात करें तो वेव फ्रंट कुछ नहीं होता है। क्या होता है? इमेजिनरी सरफेस, इमेजिनरी surface at which all particle are in सेम फेज। जहां पे सारे के सारे पार्टिकल क्या होते हैं? सेम फेज में होते हैं। ठीक है, तो वो सरफेस क्या कहलाता है? वेव फ्रंट कहलाता है। दैट सरफेस इज नोन एज वेव फ्रंट। एक्चुअली देखिए, हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से ये हमारी वेव्स निकल रही है ऐसे करके। ठीक, और इस तरफ भी कुछ वेव्स निकल रही है ऐसे, इस तरफ आ रही वेव्स, ये रही दिस, ऐसे करके। फिर इस तरफ भी कुछ वेव्स आ रही है ऐसे करके। तो एक ऐसा सरफेस जैसे ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट, जहाँ पे सारे के सारे क्या हों? सारे के सारे पार्टिकल सेम फेस में हों, तो वो सरफेस क्या कहलाता है? वेव फ्रंट कहलाता है। ठीक है, वो सरफेस ही क्या कहलाता है? वेव फ्रंट कहलाता है। क्या बोलेंगे? इमेजिनरी सरफेस एट विच ऑल पार्टिकल आर इन सेम फेस इज नोन एज वेव फ्रंट। क्या कहलाता है? वेव फ्रंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ दे रखी गई है किसी इलेक्ट्रॉन की, हमें चाहिए, और उसकी स्पीड इतनी दे रखी है। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? एच बाई पी होता है। और पी को यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं? एम वी से डिनोट कर लेते हैं। एच कितना होगा? 6.6 इंटू 10⁻³ होता है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 9.1 इंटू 10⁻31 होता है। और स्पीड कितना? 7 इंटू 10⁻6 होता है। अगर इसको सॉल्व करें हम लोग यहाँ पे, तो ये आएगा 1036 एंगस्ट्रॉम। ये कितना आ जाएगा? 1036 एंगस्ट्रॉम इसकी वेवलेंथ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्या बोल रहा है आकर के? स्टेट हाउ टू पी टाइप सेमीकंडक्टर विल बी ऑब्टेन इन द प्योर सेमीकंडक्टर। कैसे निकालते हैं हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर? अगर हम लोग कैसी वैलेंसी मिला दे? अगर हम लोग ट्राई वैलेंट, है ना, अगर हम लोग क्या मिला लेते थे? ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, है ना, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी अगर हम ऐड कर देते थे, कहाँ पे? इन प्योर सेमीकंडक्टर। कहाँ पे? इन प्योर सेमी कंडक्टर में अगर हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर देते थे तो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। जैसे अगर हमने एल्यूमिनियम ऐड कर दिया, एल्यूमिनियम के पास मेरे पास कैसे इलेक्ट्रॉन है? सपोज एल्यूमिनियम के पास मेरे ये 3 इलेक्ट्रॉन है एल्यूमिनियम के पास। ठीक है, और फिर बाकी क्या है? एक हमारे पास ये होल बना हुआ है, और हमारे पास बाकी कौन है? सिलिकॉन है। जैसे फॉर एग्जांपल उसके पास क्या है? ये 4 इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन के पास। फिर यहाँ हमारे पास सिलिकॉन है, इसके पास भी क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन है। फिर यहाँ पे सिलिकॉन है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है। फिर यहाँ पे सिलिकॉन है, फिर यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऐसे देखिए कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पे एक फ्री स्पेस खाली रह जाता है। जो ये फ्री स्पेस खाली रह जाता है ना, इस फ्री स्पेस को क्या कहते हैं हम लोग? यही फ्री स्पेस को हम लोग क्या कह देते हैं? होल कहलाता है। और ये हमारा क्या बन जाता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इन केस ऑफ द रेगुलर प्रिज्म, रेगुलर प्रिज्म मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होगा? 60 डिग्री हो जाएगा। रेगुलर प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होता है? 60 डिग्री होता है। और मिनिमम डेविएशन पोजीशन में द एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे, यानी एंगल आर चाहिए। ठीक है, एंगल आर क्या होता है? अगर हम फॉर्मूला याद करें तो साइन आर, ये क्या होता था? ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। और इसी का कंपैरिजन अगर हम साइन आई अपॉन साइन आर से कर ले, तो एंगल आर कितना दिख रहा है? ए बाई टू दिख रहा है, यानी एंगल आर कितना होगा? 60/2 होगा। तो यानी 30 डिग्री हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किस तरह की हमें स्लिट्स मिलती, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किस तरह की फ्रिंज मिलती है हमें? तो फ्रिंजेस का पैटर्न जो होता है अल्टरनेटिव, तो क्या होता है? अल्टरनेटिवली रहता है और सेम विड्थ का रहता है। ठीक है,
सेम विड्थ का रहता है, कितना कितनी वाइड रहती है ये सेम रहता है, सिमिलर रहता है, कोई भी घटता बढ़ता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद बोल रहा है द फर्स्ट, क्या बोला, द फर्स्ट लाइन ऑफ द बाउमर सीरीज इज अल्फा एच अल्फा। देखिए लाइमन सीरीज क्या होती है, जब n इज इक्वल्स टू वन, n इज इक्वल्स टू वन पे आप वापस आते हैं तो फर्स्ट लाइन होती है एच अल्फा, जो कि n इज इक्वल्स टू टू से आते हैं। फिर बामा सीरीज में कहता है कि अगर n इज इक्वल्स टू टू में आप थ्री से आए तो पहली लाइन एच अल्फा कहलाएगी। तो थ्री टू टू क्या होगा, थ्री टू टू होगी हमारे पास, ठीक है, थ्री टू टू होगी, दैट इज द सोल्यूशन। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स दे रखा है, हमारे पास कौन सा काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। तो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का अगर ग्राफ देखें हम लोग यहाँ पे आकर के, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बनता है, यानी कि ये वाला ग्राफ सबसे सटीक ग्राफ होगा, क्योंकि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो चाहिए ही होती है जो कि काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर पाए। ऐसा नहीं कि जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, कुछ ना कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए ही होती है अमाउंट के लिए, जिसके लिए क्या हो जाए, काइनेटिक एनर्जी मिले। ये वाला ग्राफ नहीं बन सकता। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, जब भी आप इंटरफेरेंस में सुपरपोजिशन की बात करें, इंटरफेरेंस कैसे बनता है, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स से। और सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स में जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है तो उसे क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ वेव आफ्टर सुपरपोजिशन, after superposition is maximum, is maximum, is called constructive interference। जब आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी उसे क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में व्हाट शुड बी द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू ओवरलैपिंग वेव्स ऑब्टेन बाय द फिफ्थ डार्क। तो देखिए डार्क के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है, टू एम माइनस वन लैमडा बाई टू, ये पाथ डिफरेंस होता है। एम इज इक्वल्स टू फाइव के लिए पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, टू इंटू फाइव माइनस वन लैमडा बाई टू हो जाएगा, यानी नाइन लैमडा बाई टू हो गया। और रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस ये होता है, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में ये रिलेशन होता है। ठीक है, तो देखिए क्या है हमारे पास यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे अगर हम ये वैल्यू रख दें तो टू पाई बाई लैमडा और दैट विल बी नाइन लैमडा बाई टू हो जाएगा, लैमडा से लैमडा कैंसिल, यानी फाइव इक्वल्स टू कितना आएगा, नाइन पाई, है ना। तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, नाइन पाई का फेज डिफरेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर की बात बोल रहा है जब इन्फिनिटी, तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, एम डी बाई एफ। डी कितना होता है 25, एफ फोकल लेंथ 5 दे रखी तो 5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा, अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन है तो 1 प्लस डी बाई एफ हो जाएगा, दैट विल बी एम हो गया। तो 1 प्लस डी बाई एफ की वैल्यू कितनी आई थी, 5 आई थी, 5 हो गया यानी 6 हो गया, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसमें आंसर 5 आ रहा है, इसमें आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आकर के, कन्वर्जिंग लेंस है और एक डाइवर्जिंग लेंस है, दोनों एक दूसरे कॉन्टेक्ट में रखे गए हैं, तो उसकी फॉर्मूला क्या होता है, वन बाई एफ इज टू वन अपॉन एफ वन प्लस वन बाई एफ टू होता है। तो कन्वर्जिंग का 1/12 और 1/18 माइनस का हो जाएगा, तो एलसीएम 12 इंटू 18 आ जाएगा, 18 माइनस का 12 आ जाएगा, तो 1/f इज टू 6 और 12 इंटू 18, तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 सेंटीमीटर। एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 सेंटीमीटर, वो भी प्लस का। ठीक है, तो इक्विवेलेंट का फोकल लेंथ के आगे हमारे पास 36 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के आगे 36 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन करना है हमें एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन बताना है हमें आकर के। देखिए एंगुलर डिस्पर्जन कुछ नहीं होता, जब आपका कोई भी रे हमारी किसी प्रिज्म पे पड़ती है, ठीक है, तो वो ऑब्वियस बात है वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है ना, 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। सबसे नीचे कौन सा कलर जाता है और सबसे ऊपर कौन सा जाता है, सबसे नीचे जो हमारा कलर जाता है वो वॉयलेट होता है, सबसे ऊपर जो होता है वो हमारा रेड होता है। तो ये जो अगर हम बात करें तो इनिशियल पाथ से इसके बीच में देखिए ये गैप आ गया, ये
डेविएशन हो गया वॉयलेट कलर का और ये डेविएशन हो गया रेड कलर का। तो ये जो एंगल का डिफरेंस होता है, डेविएशन ऑफ वायलेट और डेविएशन ऑफ रेड, इसको ही क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्पर्जन बोलते हैं। इसको ही क्या बोलते हैं, एंगुलर। अगर आप इतना डायग्राम बना के भी बना देंगे ना, तो आपका कोई काट नहीं सकता मार्क्स, ठीक है। फिर उसके बाद बताना है स्टेट एनी वन डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो। देखिए प्राइमरी रेनबो में क्या होता है, जैसे आपकी कोई वाटर की ड्रॉप है, ठीक, उस पर आपकी ये आपकी सन की लाइट पड़ी और आकर के अंदर यहाँ पे क्या होगा, 7 कलर्स में डिवाइड हो गई। तो ये रेड कलर हुआ, रेड कलर इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ पे देखिए एक रिफ्लेक्शन हुआ और बाहर आ गया। फिर वायलेट कलर क्या हुआ, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ और ये बाहर आ गया। तो यानी यहाँ पे जब बाहर आया हमारे पास, तो ये ऐसे ये ज़्यादा बेंड हो जाता है, आई एम सॉरी, ठीक है। ये वॉयलेट है, ये रेड, यानी आपको ऊपर वॉयलेट कलर दिखाई पड़ेगा, नीचे क्या दिखाई पड़ेगा, रेड कलर दिखाई पड़ेगा। लेकिन आपका जब अगर हम बात करें यहाँ पे आकर के सेकेंडरी रेनबो में, ये सनलाइट पड़ी, तो सनलाइट में क्या होगा, रेड कलर ऐसे पहले चला गया, फिर ये वॉयलेट कलर ऐसे चला गया, फिर एक रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक, ये वॉयलेट का हुआ, फिर ये आपका क्या हो गया, रेड का रिफ्लेक्शन हो गया ये आकर के आपका, ठीक, फिर एक और रिफ्लेक्शन हो गया, फिर एक और रिफ्लेक्शन हो गया हमारे पास, ऐसे कुछ करके यहाँ पे मान लिया फॉर एग्जांपल ये रेड का हो गया, ये वॉयलेट का हो गया, और बाहर जब रेज निकल रही हैं आपके आकर के, तो ये रिफ्लेक्शन के तौर पे बाहर आपको रेड कलर ऊपर दिखाई पड़ेगा, वॉयलेट कलर नीचे दिखाई पड़ेगा। यानी प्राइमरी रेनबो में सिंगल रिफ्लेक्शन होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, सेकेंडरी रेनबो में डबल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ये पहला हो गया। दूसरा बात क्या हो जाएगा, ऊपर इसमें वॉयलेट कलर होता है, इसमें रेड होता है, इसमें रेड ऊपर होता है, इसमें वॉयलेट कलर नीचे हो जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे। फिर क्या होता है, अगली बात हमसे बोल रहा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक, प्योर सेमीकंडक्टर जो होते हैं, ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। इनका एग्जांपल क्या होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। और इनके अंदर कंडक्टिविटी जो होती है खुद की चार्ज की वजह से, है ना, खुद के चार्ज कैरियर्स होते हैं जिनकी वजह से कंडक्टिविटी होती है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इनमें इम्प्योरिटी ऐड कर दी जाती है। कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करी जाती है आपकी आकर के, ट्राईवेलेंट और कौन सी, पेंटावेलेंट। एक तो ट्राईवेलेंट ऐड करी जाती है, दूसरी कौन सी ऐड करी जाती है, पेंटावेलेंट। ट्राईवेलेंट बोले तो 3 वाली एल्यूमिनियम हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। और यहाँ पे फॉस्फोरस हो गया। तो आप सारी इम्प्योरिटीज के नाम याद रखिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास आकर के कि आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए और उसके बाद वर्क फंक्शन इतना दे रखा है। तो यार देखिए, किसी फोटोन के पास एनर्जी होती है एच न्यू, वो एक तो वर्क फंक्शन और दूसरा काइनेटिक एनर्जी, दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो वर्क फंक्शन हमें दे रखा गया है इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी हमें हमको पता नहीं है, और वेवलेंथ हमें इतनी दे रखी गई है। तो वेवलेंथ की हेल्प से ये सी बाई लैम्डा लगा देते हैं, और ये जो एच सी बाई लैम्डा कैलकुलेशन आएगी ये तो जूल में आएगी। हम लोग इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही ये 6.6 10 की पावर -34 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 198 दे रखी है, और ये 1.6 10 की पावर -19। जब इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये एनर्जी आपकी आ जाएगी 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी आ जाएगी, 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। और यहाँ पे 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये ई के हो गया। तो जब ये ई के का डिफरेंस निकाल लेंगे हमारे पास आएगा 4.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आएगा, 4.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोल रहा है हमें चाहिए कैलकुलेट द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच गामा रे फोटोन शुड हैव टू प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। देखिए गामा फोटोन जब होता है तो एक पेयर प्रोडक्शन करता है, जिसको एक को पॉजिट्रॉन कहते हैं और एक को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, प्लस एनर्जी आती होगी। तो वो एनर्जी कैलकुलेट करनी है हमें आकर के। तो एनर्जी जब आएगी तो ये एनर्जी क्या होगी हमारे पास, ये डेल्टा एम सी स्क्वायर होगा। और यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जो कि 9.1 इन 10 की पावर कितना हो जाएगा, 9.1 इंटू 10 की पावर -31, और 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस वैल्यू और इंटू 2 होगा, जब इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.638। क्या आएगी, 1.638 इंटू 10 की पावर -13 आ जाएगी, ठीक। और नीचे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए 1.6 और 10 की पावर कितना कर दें, 10 की पावर -19 कर दें, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो ये आपके लिए याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, दो चीज़ें, एक तो 1 AMU क्या होता
है ना, एटॉमिक मास यूनिट और पेयर प्रोटेक्शन में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती, ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए क्या बोल रहा है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में एंगुलर फ्रिंज विद का चेंजेस हमें बताने हैं जब ये तीन बातें हों। तो बहुत आसान बात है, एंगुलर फ्रिंज विद का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा बाई ए। और ये ए क्या होता था, ये स्लिट्स के, एक सिंगल स्लिट के बीच का जो गैप होता है ना डिफ्रैक्शन पैटर्न में, उसको। तो यार अगर स्क्रीन आप चाहे जहाँ ले जाओ, ये डी वाली स्क्रीन आप चाहे जहाँ लेकर जाओ, उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे अगर बात करें, अगर हम ए को बढ़ा दें, है ना, ए को बढ़ा दें, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा घट जाएगा, थीटा घट जाएगा। फिर अगर लैम्डा बढ़ा दें तो फिर से थीटा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लैम्डा के बढ़ने से थीटा बढ़ गया, ए के बढ़ने से थीटा घट गया। बड़ा सिंपल सा आंसर था यहाँ पे। आगे देखते हैं। अब देखिए हमारे पास हाइगेंस का प्रिंसिपल है, ये तो पक्का पेपर में आएगा ही आएगा, एक तो पक्का हाइगेंस का प्रिंसिपल आएगा आएगा, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ पे हमने एक मीडियम ले लिया, कैसा, एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम ले लिया, जहाँ पे पहला मीडियम है, यहाँ पे दूसरा मीडियम है। पहले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी v1 है, दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v2 होगी। अब हमारे पास कोई रे आ रही, ये आई रे, क्या आ रही, पूरा का पूरा वेव फ्रंट चल के चला आ रहा है, तो ये आ गया। अब देखिए ये पॉइंट ए तो पहले पड़ेगा, इंसिडेंट होगा, पॉइंट बी थोड़ी देर बाद में होगा। हमने एक काम किया, ये एक पूरा वेव फ्रंट ड्रॉ कर लिया, ये पॉइंट डी है, ठीक है, पॉइंट डी है। तो अब यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हमें नॉर्मल, तुरंत नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल ड्रॉ करते ही क्या होगा, रे टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अब देखिए अगर ये एंगल इंसिडेंट एंगल आई था, तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला तो 90 माइनस आई हो जाएगा, ठीक। और ये वाला फिर से, अगर ये नॉर्मल है, देखिए ये नॉर्मल है, ठीक है, तो ये कितना बचेगा, ये फिर से आई बचेगा। सिमिलरली हमने यहाँ पे वेव फ्रंट एक बना लिया, स्फेरिकल वेव फ्रंट, और ये रे ड्रॉ कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ करिए, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ये आर हो जाएगा, ये कितना बचेगा, ये 90 माइनस आर बचेगा, ये फिर से ये भी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं कि ये जितनी देर में बी डी पे पहुंचता है, जब देखो बी डी पे पहुंचता है तो टाइम कितना लगता है, टाइम, सॉरी, डी बी पे पहुंचता है, डी बी पे पहुंचता है तो टाइम लगता है टी। तो यानी बी डी डिस्टेंस जो होगी वो वी वन टी होगी, बी डी डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, वी वन टी होगी। और सिमिलरली जब उतनी ही देर में ए टू, इसको सी ले लेते हैं, ए पॉइंट कहाँ पहुंचता है, सी पे पहुंचता है, तब भी टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है टी। तो ये जो ए सी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वी टू टी हो जाएगी, ए सी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वी टू टी हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें साइन आई की, किसकी बात करें, साइन आई की, तो साइन आई कितना हो जाएगा हमारे पास आकर के, परपेंडिकुलर आई के सामने वाली साइड का हो जाए परपेंडिकुलर बी डी अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितनी है, ए बी है, ठीक। बी डी अपॉन ए बी एज इट इज, तो बी डी की वैल्यू कितनी है, वी वन टी है, और ए बी अपने को पता, सॉरी ए बी होना चाहिए था, ये ए बी अपने को पता नहीं है। इसी तरह से अगर हम साइन आर निकालें, तो साइन आर अगर हम देखें तो क्या होगा, साइन आर परपेंडिकुलर ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी, ये 90 है, ठीक। अब ये वी टू टी अपॉन ए बी बचेगा। अब अगर हम बात करें, क्या करें, साइन आई अपॉन साइन आर कर देते हैं डिवाइड, यानी ये यहाँ वी वन बाई वी टू बचेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यही हमारा स्नेल्स लॉ हो गया, ठीक। और डिटेल में भी इसको कर सकते थे हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमसे कह रहा है कि हमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का रे डायग्राम बनाना है जब फाइनल इमेज कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो। और इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये नॉर्मली यहाँ पे क्या होगा, एडजस्टमेंट क्या हो जाए, नॉर्मल एडजस्टमेंट में हो जाए। तो देखिए कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे बड़ा आसान काम होता है। यहाँ पे हमने एक ये ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस ले ली, हमने एक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस थोड़ा सा बड़ा ले लिया है, ठीक है। इसके आगे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ये रहा, ये ऑब्जेक्ट से एक रे पैरेलल गई, ऐसे चली गई, दूसरी थोड़ी सी ऐसे जा रही है, ये इमेज बन गई। ये इमेज सपोज फोकस पे बन गई है, किसके फोकस पे बनी है, आईपीस के फोकस पे, और ये ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे बनी है। लेकिन ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस इधर से कैलकुलेट हो रहा है, ध्यान रखिएगा। अब इधर हम लोग दूसरा मिरर लेंस बना लेते हैं, लेंस थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं, और जितना फोकस इधर ले रखा उतना ही फोकस इधर ले लो। एक रे स्ट्रेट भेजो इस फोकस से, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से,
इन सबको अगर पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो किसी भी जगह पे नहीं मिलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, बड़ा आसान था डायग्राम बनाना। ठीक है, ये आपका इन्फिनिटी पे मिल जाएगा जा करके। ठीक, तो इमेज क्या बन गई, इन्फिनिटी बन गई। और हमसे कह रहा है कि एंगुलर मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला लिखिए। तो यार लिखने को बोल रहा है, डेराइव करने को नहीं बोल रहा। कुछ बच्चे क्या होंगे, बड़ा कंफ्यूजन में है कि सर डेरिवेशन इसका पढ़े कि ना पढ़े। बिल्कुल मत पढ़िए इसका डेरिवेशन, आपको सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए इसका। ठीक है, तो वो माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई हो जाएगा। एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि हमारे पास एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, यानी जिसकी एक फोकल लेंथ R1 है, रेडियस R1 है जो कि 30 है। ठीक, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, R2 हो जाएगी जो कि माइनस का 30 हो जाएगी। तो 1/f इज टू क्या लगा दें, n माइनस वन, 1/R1 माइनस 1/R2 से पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1 में से करोगे तो 0.5 आ जाएगा, और ये 1/30 माइनस प्लस 1/30, तो 1/f इज टू कितना बचेगा हमारे पास, 2 इंटू 0.5/30 हो जाएगा। तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है आकर के कि 60 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, 60 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अगर देखा जाए तो यार ये बड़े सिंपल सी बात है कि सेकंड फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो सेकंड फोकस पे ऑब्जेक्ट जब रखा होता तो इमेज भी सेकंड फोकस पे बनती थी। ये शायद हम ऐसा ही होता था। यहाँ पे v पता नहीं, ये 1/60 तो माइनस माइनस प्लस 60 हो जाएगा। तो 30 माइनस 1/60, क्योंकि u तो हमें माइनस का 60 रखना पड़ेगा ना, u हम माइनस का 60 रखेंगे। ठीक है, तो इससे v की वैल्यू निकालेंगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, 60 सेंटीमीटर v की वैल्यू आ जाएगी। और m क्या होता है, m होता है v बाई यू। m क्या होता है, v बाई यू। ठीक, v कितना है 60, u कितना है हमारे पास आकर के, u भी है 60 हमारे पास। ठीक, तो यानी m की वैल्यू 1 आ गई। तो यानी इससे पता चल रहा है कि जो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा ना, वो दोनों सेम रहेगा। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ये 1 आ गया। यही तो m होता है। m क्या होता था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये 1 है। तो हाइट ऑफ इमेज पता नहीं, ऑब्जेक्ट की हाइट 5 है, तो इमेज की भी हाइट कितनी बचेगी, 5 बचेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमसे। हाँ, हमें बोहर के एटॉमिक मॉडल के थ्रू हमें रेडियस को बताना है। तो देखिए, अगर बोहर का एटॉमिक मॉडल देखें तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता था और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमा करते थे। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, और दूसरा फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो Q1 अगर हम बात करें यहाँ पे आकर के, ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहा है हमसे आकर के, तो यानी यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और एक ही प्रोटॉन होगा। चार्ज दोनों पे सेम होगा, चार्ज दोनों पे सेम होगा। तो यानी ई दोनों को लिख लिया हमने आकर, रेडियस आर लिख ली। यानी ये फॉर्मूला 1/4πε0, और यहाँ पे कितना बचेगा, E² अपॉन R², ये बचा। अब देखिए दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कोई फोर्स नहीं, सिर्फ नाम होता है। जो मौका वारदात पे फोर्स लग रहा हो तो बस वही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है, यानी यही फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, यही वाला। तो यानी दोनों को बराबर कर ले, mv²/r कर लेते हैं, और यहाँ पे 1/4πε0 E²/r² हो गया। अब आपको याद होगा बोहर्स का पहला पहला पॉइंट क्या कहता था कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, h/2π का इंटीजर मल्टीपल होता है। h/2π का क्या होता था, इंटीजर मल्टीपल होता था। तो नहीं, यहाँ पे v² लिखा है तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे m² भी कर देते हैं। तो m से मल्टीप्लाई करो तो m से इधर भी बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। फिर r² भी कर दिया तो इधर भी r² कर दिया। ठीक है, अब देखिए r² से r² क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया। अब बचा कितना है यहाँ पे आकर के, mv, ये देखिए पूरा ये स्क्वायर लिखा हुआ है, ये भी पूरा स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यानी इस चीज़ का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पे आकर के, तो लिख देते हैं यहाँ पे n² h² अपॉन में कितना बचेगा, 4π² अपॉन r, 1/4πε0, और यहाँ पे क्या बचेगा, E²/m। ठीक है, हमें r की वैल्यू चाहिए, r की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो n²h², देखिए 4 और पाई, एक पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ε0 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे E² आ जाएगा और m आ जाएगा।
यानी फाइनली एक चीज़ निकल के एन स्क्वायर जो है वो आर के प्रोपोर्शनल है, या आर जो है वो एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये फाइनली एक बात निकल के चली आई। तो बहुत आसान फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करनी है हमें यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं आपके पास, क्या बोल रहे हैं, रवि के बारे में कुछ बता रखा है। रवि हैड बीन लिविंग ए स्मॉल टाउन, एक छोटे से टाउन में रहता है, विद हिज फैमिली मैनी ईयर, बहुत सालों से। ही डिसाइडेड टू शिफ्ट टू द सिटी व्हेन न्यूक्लियर पावर प्लांट वहाँ पे बिल्ट हो गया, तो उसके टाउन में ही उसका सन है प्रकाश, हु वॉज द साइंस टीचर, जो साइंस टीचर, ही डिड नॉट एग्री विद हिज फादर डिसीजन, वो अपने फादर के डिसीजन से नहीं एग्री है। द प्रकाश एक्सप्लेन टू हिज फादर हाउ मास डिफेक्ट ड्यूरिंग द न्यूक्लियर फिजन रिलीज एनर्जी। ठीक है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे हमें याद रखना है कि मास डिफेक्ट जो कर रहा है न्यूक्लियर फिजन के समय एनर्जी रिलीज करता है। इसी से देखिए एक क्वेश्चन हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, ही एश्योर्ड हिज फादर दैट द authorities were taking all the possible safety measures to avoid any kind of nuclear hap. Mr. Ravi understood the scientific explanation given by his son. He decided to not shift another place. तो क्या बोल रहा है, what is the cause of energy generated the nuclear reaction during the nuclear fission? तो देखिए भाई, मैंने बोला था ना, इसी से एक क्वेश्चन निकल के चला आएगा आपका। तो क्या हो जाएगा, मास डिफेक्ट, है ना, क्या है, मास डिफेक्ट। आप लोग बहुत ज़्यादा, कुछ लोग मैं देखता हूँ कॉपी करेक्शन जब मैं करता हूँ तो बहुत ज़्यादा लिखने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा मत लिखिए, जो बात उसने पूछी बस उतना लिख दीजिए, खत्म, उससे काम, आपको नंबर मिल गए। फिर क्या बोल रहा है, राइट द वन न्यूक्लियर रिएक्शन द न्यूक्लियर फिजन दैट टेक्स प्लेस द न्यूक्लियर रिएक्शन। एक न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन लिख लेते हो यार, चेन रिएक्शन तो याद ही रखो, या कौन सी, यूरेनियम 235 पे आप एक न्यूट्रॉन की बम्बार्टमेंट कर दो, तो आपको क्या मिल जाता है, आपको आकर के एक तो क्रिप्टॉन मिल जाता है और एक बेरिलियम मिल जाता है आपको। तो क्रिप्टॉन का मास नंबर होता है 92, और यहाँ पे कितना होता है 36, और ये 141, और ये 56 हो जाता है, और प्लस 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं, और बहुत सारी एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी। फिर क्या बोल रहा है आकर के, यहाँ पे फॉर्मूला बताना है एनर्जी जनरेशन का, तो कुछ नहीं, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया इसका, इस पैसेज का, और बहुत आसान पैसेज है। अगला देखते हैं, हमें बताना है आकर के फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम बनाना है। तो कुछ नहीं, बहुत अच्छा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं आकर के, एक हमारा स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर होता है जो इनपुट एसी लेकर चलता है हमारे पास, ये हमने बना लिया आकर के। यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा कॉइल्स हो जाएंगी। यहाँ पे ऊपर भी एक डायोड होता है D1, और नीचे भी एक डायोड लगा लेते हैं हम लोग D2। ठीक, ये पीएन जंक्शन डायोड है D2, और बीच में क्या लगा लेते हैं हम लोग आकर के, यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो जिसमें इनपुट साइकिल जो होती है हमारे पास, इनपुट साइकिल हमारी इनपुट एसी होती है, ये रही। ठीक, इनपुट एसी हो जाती है। और आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज हमारे पास इस तरह से होता है। आउटपुट वोल्टेज कुछ हमारा इस तरह से होता है। ठीक, आउटपुट वोल्टेज होता है। ठीक, और ये इनपुट वोल्टेज है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। बोल रहा है नेम द डायोड, उस डायोड का नाम बताइए जो क्या कह रहा है, स्पॉन्टेनियस रेडिएशन करता है, और वो कैसा होता है, फॉरवर्ड बायस होता है। ठीक, यानी इस क्वेश्चन से ये पता चलता है कि आपको सारे डायोड के बारे में पता होने चाहिए। तो वो डायोड आपका क्या है, एलईडी है। वो क्या है आपके पास, एलईडी डायोड, ऐसा डायोड है। फिर क्या बताना है, एनर्जी डायग्राम बताना है। तो कुछ नहीं, एनर्जी डायग्राम में क्या होता है, एक बैंड होता है जिसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड बोलते हैं। फिर क्या होता है, एक एनर्जी गैप होता है, इसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप बोलते हैं। फिर दूसरा क्या होता है हमारे पास आकर के, ये होता है वैलेंस बैंड, है ना, ये होता है वैलेंस बैंड। और ये क्या होता है, कंडक्शन बैंड। ये क्या होता है, कंडक्शन बैंड होता है। और ये इसको बोलते हैं फॉरबिडेंट गैप, फॉरबिडेंट गैप। और ये जो एनर्जी गैप होता है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। फिर उसके बाद बोल रहा है द नेम द प्रोसेस कॉज द डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर का जो प्रोसेस जो कॉज होता है उसके बारे में बताना है।
तो क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ चार्ज होता है। क्या होता है, डिफ्यूजन डिफ्यूजन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये डिफ्यूजन ऑफ चार्ज आपका कॉज होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोगों ने ये पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पे भी डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और मयूरेश क्लासेस के एप्लीकेशन के थ्रू आप और भी सैम्पल पेपर या कंप्लीट सिलेबस, जो कंप्लीट सिलेबस है उसका सोल्यूशन तो मैं आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी आपका सिलेबस है उसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 10 सैम्पल पेपर्स आपको अवेलेबल रहेंगे आपको एप्लीकेशंस पे। ठीक है, एप्लीकेशन पे, और आपको वहाँ पे जाना है मयूरेश क्लासेस पे। आप एग्ज़ाम 40 डालिए, आप एग्ज़ाम 40 डालिए, आपको क्या मिलेगा, आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी यहाँ वहाँ पे अभी चार्जेस 500 रुपीज़ का रखा गया है आपके लिए, वो चार्जेस आपका सिर्फ मात्र 300 का आपका हो जाएगा। और आप वहाँ पर बहुत आसानी से आप चीज़ें कर पाएंगे, जहाँ पे आपको 10 सैम्पल पेपर, ठीक है, 10 सैम्पल पेपर आपको मिलेंगे मिलेंगे पूरे पूरे 10 सैम्पल पेपर मिलेंगे, पूरा सिलेबस मिलेगा, हर चैप्टर में असाइनमेंट अवेलेबल होंगे, और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आपको नीचे यहाँ पे देखिए, आपको सारी डिटेल आपको पता चल रही होंगी, दिखाई पड़ रही होंगी, तो आप उसकी हेल्प से लिख सकते हैं। ठीक है, ले सकते हैं आप। ठीक, तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।